जब इमरजेंसी लागू किया था देश के ऊपर तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस जो भी आ रहे हैं, फंडिंग्स जो भी आ रहे हैं, उसके ऊपर रोकथाम लगाई जाए या उसके ऊपर आप बोलें कि एक तरह से नजर रखी जाए। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए जितनी भी फॉरेन से फंडिंग आती है उसके ऊपर। साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि इलेक्शंस के दौरान ऐसे विदेश से फंडिंग्स आती हैं जो चीजों को खराब करती है और एंटी इंडिया एक्टिविटीज इसकी वजह से बढ़ती, जबकि अब मात्र 14,000 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बची हैं जो एलिजिबल होती हैं इन फॉरेन फंडिंग्स के लिए। आप सोचिए कितनी स्ट्रिक्ट जो है वो कानून को बनाया गया है। अब इसके तहत उस टाइम पे भी बहुत सारे सवाल उठे थे गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन बदलाव के लिए पैसे आपको मिल रहे हैं जहां से आपकी जो संस्थान है वो इस चीज के ऊपर काम करती है कि लोगों का धर्म बदला जाए, तो ये भी अलाउड नहीं होगा। अब आपको अगर पैसे मंगाने हैं तो आप धर्म के नाम पे मंगा सकते हैं। जैसे अगर आपको चर्च बनाना हो, मंदिर बनाना हो, मस्जिद बनाना हो या धार्मिक काम करना हो तो आप उसके लिए डेफिनेटली मंगा सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए धर्म को चेंज करने के लिए पैसे नहीं मंगा सकते। एक ऐसा बिल जिसकी वजह से नागालैंड, मिजोरम, गोवा, केरला समेत बहुत सारे राज्य के गवर्नमेंट परेशान है। एक ऐसा बिल जिसके लिए बस देश भर में नहीं बल्कि विदेश से भी मिनिस्टर्स और एमपीज जो हैं ट्वीट कर रहे हैं कि अगर ये बिल को पास किया गया तो आपसी संबंधों में दो देशों के खटास आ सकती है। साथ ही साथ एक ऐसा बिल जिसके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह बार बार अलग अलग डेलीगेटरीज से जो है वो मिल रहे हैं और उनको भरोसा दिला रहे हैं कि इस बिल में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे आपको कोई इंपैक्ट पड़ेगा। कौन सा है ये बिल जिसको लेकर लोग इतने परेशान हैं और क्या है इस बिल में ऐसा जो इतने सारे सवाल खड़े कर रही है गवर्नमेंट के ऊपर? इसको जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। दोस्तों, यहां बात हो रही है FCRA बिल 2010 की, जिसका फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट, जो कि 2010 में कांग्रेस गवर्नमेंट यूपीए के दौरान लाया गया था। अगर हम अब इसकी इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इसको 1976 में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लागू किया था देश के ऊपर तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस जो भी आ रहे हैं, फंडिंग्स जो भी आ रहे हैं, उसके ऊपर रोकथाम लगाई जाए या उसके ऊपर आप बोलें कि एक तरह से नजर रखी जाए। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता है, नई सरकारें आती हैं, हर एक सरकार का ये मकसद होता है कि इस बिल को और स्ट्रेंथन किया जाए और इस बिल को और ज़्यादा सरकारी आप बोलेंगे कि व्यवस्था के अंडर में लाया जाए। इसको 2010 में एक बार जो है यूपीए गवर्नमेंट बिल बनाती है जिसमें बहुत सारे स्ट्रिक्ट नियम बनाए जाते हैं और बहुत सारी फंडिंग्स जो हैं वो रोकी भी जाती है और रेगुलेशंस के तहत फॉरेन फंडिंग्स को किया जाता है। 2020 में जाते हुए जब मोदी गवर्नमेंट आती है तो इसके ऊपर अमेंडमेंट करती है और इस अमेंडमेंट में वो कुछ कड़े फैसले लेते हैं जो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। और फाइनली 2026 में फिर से मोदी गवर्नमेंट इसके ऊपर अमेंडमेंट लाने को देख रही है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जिसके ऊपर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, बहुत सारे चर्च के मेंबर्स को, पादरियों को और साथ ही साथ बाहर से अमेरिकन एमपीज तक को इससे दिक्कत आ रही है। तो मैं सबसे पहले आपको इस बिल के प्रोविजंस बताता हूं कि इस बिल में प्रोविजंस कौन कौन से हैं, क्या क्या ये बिल जो है वो गारंटी करता है। देखिए, पहला तो ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए जितनी भी फॉरेन से फंडिंग आती है उसके ऊपर। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि इलेक्शंस के दौरान ऐसे विदेश से फंडिंग्स आती हैं जो चीज़ों को खराब करती है और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ इसकी वजह से बढ़ती है। अब इसमें प्रोविजंस मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट कैन अपॉइंट, एक एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट खुद अपॉइंट कर सकती है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड अथॉरिटी वुड ओवरसी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाएगी, उसके तहत जो भी फॉरेन से फंड्स वगैरह आएंगे उसको देखा जाएगा। इसके अलावा बिल में आपको ये भी है कि आप अगर कहीं से जो भी
ऑर्गेनाइजेशन से फंड रिसीव कर रहे हैं, उसमें आपको हर एक जो डेजिग्नेशन है वो आपको डिमार्केट करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर कौन है, पार्टनर कौन है, ट्रस्टी कौन है, कर्ता कौन है, ऑफिस बेरर कौन है। तो आपको हर एक चीज के ऊपर अपना मुहर लगाना पड़ेगा, अपनी तरफ से आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी हर एक रोल के लिए। एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एफसीआरए नहीं है उसको अपनी तरफ से रीजंस बताने पड़ेंगे कि उन्होंने कहां से कैसे पैसे लिए हैं और उसको कैसे यूज किया जा रहा है। अगर किसी भी सस्पेंडेड ऑर्गेनाइजेशन को एफसीआरए के तहत सस्पेंड कर दिया गया है तो उसको पहले फंड रिसीव करने के गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी से। उसके अलावा अगर उनका सर्टिफिकेट जो एफसीआरए का सर्टिफिकेट है वो सीज कर जाता है तो आप फॉरेन के फंड्स नहीं ले सकते बिना किसी गवर्नमेंट के अप्रूवल के। तो ये तो मैंने आपको भाई बता दिए कि कौन से प्रावधान है, प्रोविजंस हैं इस बिल के अंदर। अब आपको लेके चलते हैं 2020 में, जब एफसीआरए को इसी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने ही थोड़ी सी टाइट करने की कोशिश की थी, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए गए थे जिसके बाद थोड़े सवाल खड़े हुए थे। उन प्रोविजंस के तहत यह बताया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आप बाहर से फॉरेन फंड मंगा रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए जो सीधा दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा होना चाहिए, ताकि आराम से जो है गवर्नमेंट उसके ऊपर नजर रख पाए। दूसरा, उनका यह भी प्रावधान था गवर्नमेंट का कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने में फंड मंगा रही है तो वो बस अपने तक सीमित रखे, किसी भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो ये चीज इंपोज ना करे या अपनी तरफ से फंडिंग ना करे। अब आप सबको पता होगा कि पहले बहुत सारे छोटे एनजीओज थे जो गांवों में काम कर रहे होते, अब ऐसे में उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए अगर आप आंकड़ों के पीछे जाएंगे तो जो पहले रजिस्टर्ड कंपनीज थी जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती थी वो बहुत ज्यादा थी अभी के कंपैरिजन में। 22,000 से ज्यादा ऐसी कंपनीज जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती थी वो ऑलरेडी जो है बैन हो चुकी हैं, उनका नाम लिस्ट से हटाया जा चुका है। जबकि अब मात्र 14,000 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बची हैं जो एलिजिबल होती हैं इन फॉरेन फंडिंग्स के लिए। आप सोचिए कितनी स्ट्रिक्ट जो है वो कानून को बनाया गया है। अब इसके तहत उस टाइम पे भी बहुत सारे सवाल उठे थे गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट ने उस बिल को पास कर दिया था। कोविड का समय था और उस बिल को पास करने में जो है ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी। अब 2026 में जब आपने 2020 में जब किया था तो मात्र उसके 6 साल बाद आपको क्यों जरूरत पड़ रही है फिर से इस बिल को अमेंड करने के लिए। अब जो नया प्रोविजन लेकर आ रही है गवर्नमेंट, उसकी जो मेन आपको प्रोविजंस है वो बताता हूं। पहला जो प्रोविजन है वो ये है कि आपको पूरी तरह से स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप जो पैसे मंगा रहे हैं उसका रोल क्या है। आप बस अब ये पैसे बोलकर पैसे नहीं मंगा सकते कि आप या तो किसी रिलीजियस काम के लिए मंगा रहे हैं या आप किसी सोसाइटी को चेंज करने के लिए काम के लिए मंगा रहे हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप धर्म से रिलेटेड या आप किसी समाज सेवा से रिलेटेड कौन से स्पेसिफिक काम के लिए पैसे मंगा रहे हैं। दूसरा, अगर आप किसी भी तरह के धर्म बदलाव के लिए पैसे आपको मिल रहे हैं, जहां से आपकी जो संस्थान है वो इस चीज के ऊपर काम करती है कि लोगों का धर्म बदला जाए, तो ये भी अलाउड नहीं होगा। अब आपको अगर पैसे मंगाने हैं तो आप धर्म के नाम पे मंगा सकते हैं। जैसे अगर आपको चर्च बनाना हो, मंदिर बनाना हो, मस्जिद बनाना हो या धार्मिक काम करना हो तो आप उसके लिए डेफिनेटली मंगा सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए धर्म को चेंज करने के लिए पैसे नहीं मंगा सकते। ये दोनों ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके लिए लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं है, बाकी जो ऑपोजिशन है उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत है असल बात जो तीसरा प्रोविजन आता है उसके लिए। अब जो तीसरा प्रोविजन है उसके अंतर्गत जो बातें हैं वो फंसती हैं। अब ये सिंस अभी नियम लाया जा रहा है तो कानूनी तौर पे या अगर आप लेजिट सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, तो इसमें तो ये प्रोविजन होना चाहिए था कि ये इंप्लीमेंट अभी से कराया जाएगा। लेकिन बात तब फंस रही है जब यहाँ पे सरकार बोल रही है कि पहले की भी जो चीजें हो रखी हैं, पहले भी जहाँ जिन कामों के लिए पैसा आ रखा है, जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन फंड के द्वारा चलाया जा रहा है और उसमें कुछ पैसे जो हैं मे बी आपने कुछ जो पार्ट है वो फॉरेन फंड से किया, कुछ जो है आप डोमेस्टिक में कहीं से आपको चंदा मिल गया या यहाँ के लोगों ने अगर आपको चंदा दे दिया है, तो ऐसे में भी अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है और अभी अगर आपने डिटेल्स नहीं दी हैं
तो वैसे भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सरकार के अंदर में चले जाएंगे। अब सरकार उनका देखरेख करेगी। मान लो आपने 10 साल पहले भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को खोला हो और अगर आपने उसके ऊपर जो है सरकार को डिटेल्स नहीं दी, आप ये फंडिंग्स के बारे में नहीं बताए, तो ऐसे में सरकार जो है उस चीज के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के अपनी टीम गठन करके उसका देखरेख कर सकती है। यहाँ पे सवाल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट उठा रही हैं कि जो पहले से चलता आया है चीजें, जो सरकार के पुराने नियमों के अनुसार चलती आई है चीजें, उसके तहत ये सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी, उस तहत जो है इन सभी स्ट्रक्चर्स को बनाया गया था। वैसे ही ये स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या फिर चर्च उसी तरह से फंक्शन कर रहा था। तो अब जाके आप इसमें बदलाव क्यों कर रहे हैं? उनका ये डिमांड है कि जो आपने बात की है वो अभी से इंप्लीमेंट होना चाहिए। अभी से अगर आप ये अलाउ करते हैं कि अगर कुछ गलत पाई जाती है चीजें फॉरेन फंडिंग में, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद को रजिस्टर नहीं करती, या 5 साल में अगर उनका लाइसेंस खराब हो जाता है और उसके बाद वो रिन्यू नहीं करती, तो आप ये जो है फैसले ले सकते हैं। साथ ही साथ उस पर ये भी सवाल कर रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कि अगर बाय चांस किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तरफ से भूल गए एफसीआरए का जो है वो रेगुलेट वापस कराना, फिर से लाइसेंस बनवाना और ये सारी चीज़ें, या कहीं पे 5 साल का जो आपने फिक्स टर्म दिया है उसमें कहीं ना कहीं देरी हो जाए या कुछ कागज वगैरह ही फंस जाए, तो ऐसे में सरकार को प्रॉपर एक बोलिए आप फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसके तहत वो बता सके कि ऐसे छोटी माइनर जो गलतियां हुई हैं उसमें क्या करना चाहिए। अब जब अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर ये सवाल पूछा गया, उनसे जब पूछा गया कि जो भी अभी कानून बना रहे हैं उनको क्या पिछले चीज़ों के लिए लागू किया जाएगा, जो पिछले संस्थान बन चुके हैं जिनके लाइसेंस भी रद्द हो चुके हैं, या कुछ ऐसे संस्थान जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं लेकिन उनका रिन्यूअल उन्होंने एफसीआरए नहीं कराया अभी तक, उनके साथ क्या होगा? तो ऐसे में सरकार का जवाब आया था कि ये जो होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा, जिसके अनुसार जो भी नई चीजें होंगी, नई कानून बनेगी, उसके तहत ही उस चीज को लागू कराया जाएगा। पहले की किसी भी कानून के ऊपर, पहले से के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा, ये कहना था अमित शाह का। लेकिन अगर आप जो भी अभी तक कानून बनाए हैं या अभी अगर आप पेपर्स की बात करें तो पेपर्स में यही लिखा है कि जो कानून है वो पहले के ऊपर भी लागू होगा, पिछले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके ऊपर भी लागू होगा। इसीलिए सवाल जो है वो उठ रहे हैं। अभी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर, केरला के चीफ मिनिस्टर, पूरे इंडिया के कैथोलिक जितने भी बड़े आप बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन है, चर्चेस के जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे बिशप्स जो हैं वो अमित शाह से मिल रहे हैं और अपनी जो है परेशानी बता रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष का ये भी सवाल है कि ऑलरेडी जो आपने 1000 से जो ज़्यादा संस्थान है वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, उनकी फंडिंग ऑलरेडी आपने जो है रोक दी है, तो उसके बाद इतने कड़े कानून लाने की वजह क्या है? तो सरकार की इसमें यही दलील है कि भाई हम कानून को इसीलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं इसमें अकाउंटेबिलिटी हो, और जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी जो बाहर से लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी एक्यूजेशंस लगाए गए थे कि फंडिंग जो है वो विदेशों से आ रही है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ऐसे में सरकार की तो यही दलील है। साथ ही साथ इसमें एक और मामला फंसता है कि अभी डीलिमिटेशन बिल जो है वो पास होने वाला है। ऐसे में सरकार एफसीआरए के ऊपर ज्यादा ध्यान इसीलिए नहीं दे रही है क्योंकि उनका जो बड़ा टारगेट है वो डीलिमिटेशन बिल का है, जिसके लिए उनको सपोर्ट चाहिए कुछ ऐसे मेंबर्स से जो ऑलरेडी एफसीआरए का विरोध कर रहे हैं। एफसीआरए का विरोध बहुत सारे साउथ के पार्टीज कर रही हैं, डीएमके, एआईडीएमके, सारी पार्टीज जो हैं इस चीज का विरोध कर रही हैं। तो ऐसे में क्या सरकार ऐसे फैसले लेती है जिसके तहत एफसीआरए को जो है लागू कर दिया जाए, या वो डीलिमिटेशन को देखते हुए अभी इस बिल को रोककर अगले किसी सेशन में पास करने को देखेगी? ये सवाल जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्या इस पूरे बिल को लाने के बाद जितनी भी बाहर की गतिविधियां ऐसी होती थी जिसके ऊपर सवाल खड़े होते हो, जिसके ऊपर दाग लगता हो कि वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है, क्या ये सारी चीजें जो है रुक जाएंगी? ये एक देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या इस बिल को लागू करना चाहिए या अभी समय लेकर सोच विचार कर कुछ और प्रोविजंस जो हैं जिसके ऊपर बदलाव किया जा सकता है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और सबसे जरूरी बात, द न्यूज अरीना को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज अरीना को।